हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। आज से फिर हम आईआर वाली क्लास शुरू कर देंगे। अब जरा बच्चों ये बताओ कि लास्ट में आईआर में कहाँ तक हुआ था। मुझे लगता है कि फॉरेन पॉलिसी में जो 90s और 90s के बाद चेंज है, शायद यहाँ तक हमने बताया था कि 90 के बाद फॉरेन पॉलिसी में चेंज क्या हुआ, यही बात हमें पढ़ना है। तो जरा मुझे, अरे बच्चों ये बता दो कि कहाँ तक लास्ट में हुआ था। मुझे लगता है कि जो फॉरेन पॉलिसी में, हाँ, रंजन ने पूछा। कल कोई बात नहीं, कल से आप क्लास 9:30 मॉर्निंग से रहेगी, केवल आज के लिए है। आज के लिए बच्चों है ये क्लास, कल से आपकी क्लास 9:30 मॉर्निंग से रहेगी। अच्छा, मुझे लगता है 19:30 तक बताए, तो ठीक है। अब बच्चों देखो, अब अब मेरी बात सुन लो, कमेंट वगैरह करना बंद कर दो सब। मैं अच्छा हूं, आप लोग भी अच्छे रहो। और बस याद रखना, कल से मॉर्निंग क्लास आपकी आईआर की 9:30 से रहेगी। केवल आज के लिए ऐसा क्लास था कि अभी हमने कर लिया। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि 1980s में क्या परिस्थितियां बदली, कैसे फॉरेन पॉलिसी में चेंज आया, और मेन चेंज आया 90s 91 के बाद। अब देखो कि भारतीय विदेश नीति में, जो इंडिया फॉरेन पॉलिसी में, जो भारतीय विदेश नीति में जो इंडिया फॉरेन पॉलिसी में, तो एक तो हमने बताया था नेहरू से लेके 80s तक, नेहरू से लेकर 80s तक किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी थी। उसके बाद 91 से तो आप देखोगे 91 से फॉरेन पॉलिसी में बड़ा मेजर चेंज आया। और आप जानते हो बच्चों, चेंज तो दो प्रकार के होते हैं। एक क्वांटिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव का मतलब है कि एक ऐसा होता है जो कि ये लाइट बंद कर दो, एक ऐसा होता है क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक, और हमारे जीवन में हमेशा मात्रात्मक चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो दूसरा बड़ा चेंज होता है क्वालिटेटिव, यानी आप देखोगे जैसे कि अगर किसी का सिलेक्शन हो जाए तो ये लाइफ में क्वालिटेटिव चेंज है। अगर किसी का सिलेक्शन हो जाता है लाइफ में क्वालिटेटिव चेंज है। और अगर उसने एक एग्जाम दिया, 2 एग्जाम दिया, ये सब क्वांटिटेटिव चेंज है। तो कई बार कहा जाता है कि 90s के बाद फॉरेन पॉलिसी में, 90s के बाद रियल चेंज आया। 90s के बाद तो हम कंपेयर कर दें कि कोल्ड वॉर के दौर में हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी थी। व्हाट वाज आवर फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। तो आप जानते हो कोल्ड वॉर का मतलब है कि 1947 से लेकर 1990 तक, और मेजर चेंज आया आफ्टर 90s। इसका मतलब है, और आप जानते हो बच्चों, कोल्ड वॉर का सिंपल मतलब होता है वॉर विदाउट वेपन। कई बार झगड़े होते हैं, वॉर होते हैं, लाठी डंडा नहीं चलता। वार का मतलब होता है जब हथियार चल जाए, वेपन्स चल जाए, तो वार है। और जब कोल्ड वार का मतलब है कि दुश्मनी कैसी होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल। ये कोल्ड वार का मतलब है कि यू वांट टू हार्म योर एनिमी बट डोंट वांट टू अटैक।
अपने दुश्मन को नुकसान तो पहुंचाना चाहते हो लेकिन अटैक नहीं करना चाहते, यानी बिना सुखोई का, बिना राफेल का जब वार हो जाए तो क्या आगे कोल्ड वॉर। कई बार हमारे जीवन में भी कई बार बच्चों से कोल्ड वॉर होते हैं, कई बार दो रूममेट के बीच में कोल्ड वॉर हो जाता है, एक रूममेट दूसरे से बात नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसे नाराज है। ये कोल्ड वॉर होता है। लाइफ में भी कई बार कोल्ड वॉर हो जाता है, हस्बैंड वाइफ के बीच, भाई भाई भी के बीच में। इसका मतलब है कि हम नाराज होते हैं, दूरी होती है, लेकिन वो हॉट वॉर में चेंज नहीं होती। तो अभी आप देखोगे रसिया यूक्रेन के बीच में वॉर हॉट हो गई है। तो आप जरा सोच के देखो कि 97 में जो हमारी नेहरू की फॉरेन पॉलिसी थी, इंदिरा गांधी की फॉरेन पॉलिसी, तो उसके बाद 1991 के बाद इन पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड, तो 1991 के बाद का मतलब है पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड। शीत युद्ध के बाद की दुनिया में कैसा चेंज आया? 91 के बाद पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड में कैसा चेंज आया? ये बड़ा मेजर इशू है। और बच्चों अब हम कंपैरिजन कर लें, और सच मानिए 91 के बाद जो चेंज आया वो अभी चल रहा है। अब हाँ, इसमें वर्तमान मोदी गवर्नमेंट ने कुछ चेंज किए हैं क्योंकि देखो, हम उसी गवर्नमेंट की बात करते हैं जिनका शासन 10 साल रहा हो, 5 साल रहा हो, तो उनमें मेजर चेंज तो तभी आता है, नहीं तो 1-2 साल में कोई बात बनती नहीं है। इससे कोल्ड वॉर में जो भी बात आपने पढ़ी हुई है उसको मैं फिर आपको रिवाइज कर दे रहा हूं। कोल्ड वॉर का मतलब फ्रॉम नेहरू टू इंदिरा गांधी ऑनवर्ड्स, तो नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक जो फॉरेन पॉलिसी बनाई गई थी उसके सारांश आप देखोगे। उसके बाद 90s के बाद क्या चेंज आया? तो पहली बात आप देखोगे कि कोल्ड वॉर पॉलिसी बड़ी वैचारिक थी, आइडियोलॉजिकल, यानी यहां विचारधारा का प्रभाव ज्यादा था। लेकिन अब देखते हो 90s के बाद फॉरेन पॉलिसी बड़ी प्रेगमेटिक हो गई, तो एक बड़ा चेंज आ गया। 91 के बाद फॉरेन पॉलिसी कैसी हुई? प्रेगमेटिक। अब बच्चों, प्रेगमेटिक का सही मायने में एग्जैक्टली हिंदी अनुवाद नहीं है, आप प्रेगमेटिक को प्रेगमेटिक ही कह सकते हो। आप कहोगे व्यवहारिक, तो उतनी बात अच्छी बात नहीं होगी। आप खासतौर पे देखना 90s के बाद फॉरेन पॉलिसी में बड़ा चेंज ऐसा हुआ। अब देखो विचारधारा, यानी कोल्ड वॉर की दुनिया क्या थी, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे भी, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा आगे चल के पढ़ोगे। तो दोस्तों, 2 प्रकार की विचारधारा थी, पूंजीवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, 2 प्रकार की विचारधारा थी। और कई बार बच्चे ही मुझसे मिलते हैं, कई बार मैं कहता हूं भाई ये बताओ पार्टनर के साथ अलगाव कैसे हो गया? सर मेरा विचार नहीं मिलता था। तो कमाल की बात है दोस्तों। अब आप बताओ, दोस्ती विचारों पे करोगे या एटीएम के आधार पे करोगे? मेरे बच्चों, फॉरेन पॉलिसी ये कहती है कि दोस्ती का आधार क्या होना चाहिए? एटीएम। यानी विचार किससे मिलता है यार? बिला वजह भावनाओं कूड़े डालने के घूमते हो, और यही सब जवानी में गलतियां होती हैं। अरे मेरे बच्चों, जरा सोच के देखो, विचारधारा, विचारधारा का मतलब कई बार हम विचारों से दुनिया चलाना चाहते हैं। अरे बच्चों, विचारों से दुनिया नहीं चलती, दुनिया एटीएम चलती है, कार चलती है। तेरे और दोस्ती उससे करो जिसके पास एटीएम हो, जिसके पास कार हो। अब विचारधारा की बात कर रहे हो। इसे कई बार दिल्ली बच्चे आते हैं तो बिहार का बच्चा बिहार के बच्चों को ढूंढता है, क्यों? विचार मिलता है। राजस्थान का बच्चा राजस्थान के ढूंढता है, क्यों? विचार मिलता है। अरे विचार लेकर क्या करोगे यार? आइडियोलॉजी। अरे मेरे बच्चों, जरा सोच के देखो, पॉलिटिक्स में बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस एक दूसरे से मिल गए, विचार मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इसलिए अब मान लो कि कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट है, अरे मेरे बच्चों, सिलेक्टेड स्टूडेंट से शादी करता है, वो नहीं दिखता विचार। और आईएएस बनने के बाद तो लोग कैडर चेंज कराने के लिए शादी कर लेते हैं। अब किसी को बंगाल कैडर मिला तो वो यूपी आना चाहता है, तो उसके लिए अच्छा तरीका है यूपी का लड़का बंगाल शादी कर ले। अगर लड़की यूपी की है, लड़का बंगाल का है, तो उसका कैडर चेंज हो जाएगा यूपी के लिए।
इसलिए मेरे बच्चों ये है प्रैग्मेटिक। और जब याद रखना, जब मार्केट में जाते हैं, अरे मार्केट, आज की दुनिया बच्चों विचारों से चलती है। आज की दुनिया बाजार चलती है। अब मार्केट में जाकर कहोगे कि मेरे विचार बहुत अच्छे हैं, मुझे सस्ता फोन दे दो, दुकानदार कहेगा निकल लो यहां से। सस्ता फोन बच्चों विचारों से नहीं मिलता। सस्ता फोन कैसे मिलेगा? पैसा देने से। इसीलिए ये दुनिया प्रैग्मेटिक है। प्रैग्मेटिक का सीधा मतलब है भाई दोस्ती वहां करो जहां अपने फायदे हों। अभी दोस्ती में ये नहीं चलता अतीत में कोई दोस्त था। कई बार लोग इतिहास पढ़ने वाले लोग भावनात्मक हो जाते हैं। वंस अपॉन अ टाइम ये हमारे दोस्त थे। अरे जब दोस्त था, जमाना चल गया, दुनिया बदल गई, अब वही लकीर के फकीर बने हुए हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, नो बडी इज परमानेंट फ्रेंड एंड नो बडी इज परमानेंट फोर्स एंड व्हाट इज अ परमानेंट इज नेशनल इंटरेस्ट। न कोई स्थायी मित्र है, न कोई स्थायी शत्रु है। इसलिए अब आप देखोगे ये 90 के बाद सोवियत संघ के साथ दोस्ती क्यों थी? विचारधारा के आधार पे। चाइना के साथ दोस्ती नेहरू के विचारधारा के आधार पे। अरे नेहरू चाइना का सपोर्ट क्यों करते थे भाई? विचारधारा के आधार पे। क्यों? चीन सोशलिज्म, भारत सोशलिज्म, सोवियत संघ सोशलिज्म ना बच्चों। इसलिए जरा सोच के देखो, अब मामला अगर विचारधारा की बात है, अब जरा सोच के देखो, एक तरफ रसिया यूक्रेन के वॉर में, एक तरफ रसिया है, दूसरी तरफ यूक्रेन है। अब मेरे बच्चों ये बताओ, रसिया यूक्रेन के वॉर में ये इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि भाई यूक्रेन लोकतांत्रिक है, जबकि रसिया, इसमें पुतिन है, तानाशाही शासन चला रहे हैं। अब अगर आप विचारों की बात करोगे तो भारत किसका समर्थन करना चाहिए? यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन लोकतांत्रिक है और रसिया तानाशाही है। रसिया में पुतिन लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति बन गए हैं। 25 साल से रसिया का राष्ट्रपति, 2000 से अभी 24 तक रसिया का राष्ट्रपति पुतिन ही है। और पुतिन का सीधा तरीका है, यह विपक्षी दलों का काम नहीं करता। जो विपक्षी दल होता है उसको सीधा इंजेक्शन दे दिया जाता है कि ये चलो ऊपर। अब मेरे दोस्तों, इसका मतलब है, प्रैग्मेटिक का सीधा मतलब क्या है? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये प्रैग्मेटिक है। प्रैग्मेटिक का मतलब है, अरे मेरे बच्चों देखो, जैसे सेल्समैन काम करता है, प्रैग्मेटिक है सेल्समैन। सेल्समैन विचारों की बात देखता है, उसको टारगेट होता है इतना सामान बेचना है, ये सेल्समैन का टारगेट है। सेल्समैन विचार के हिसाब से नहीं जाएगा, दरवाजा खटखटाए, भैया आपके मेरे विचार मिल रहे हैं तो मेरे सामान खरीद लो, नहीं। इसलिए मेरे बच्चों, रसिया के साथ संबंध बनाए तो ये प्रैग्मेटिक है। रसिया कौन है? इसलिए पॉलिटी पढ़ के, IR पढ़ के, आजकल कई बच्चे ऐसे हैं, याद रखो दोस्तों, प्रैग्मेटिक का मतलब जो पावरफुल है वही दोस्त है, जिससे काम निकल जाए वही दोस्त है। यही तो प्रैग्मेटिक है। अब पता चला कि अब जो पार्टी, इसीलिए अब देखो जितने बिजनेसमैन होते हैं, टाटा, अडानी, अंबानी, जिसकी सरकार होती है उससे दोस्ती कर लेते हैं। जिसकी सरकार है वही दोस्त है, जो पावरफुल है वही दोस्त है। इसलिए दोस्तों, उगते सूरज को सलाम पूरी दुनिया करती है, प्रिंसिपल याद रखना। ये सब एथिक्स वगैरह की बातें सब बेकार है, जीवन में चलती नहीं। इसलिए रसिया हमारा दोस्त है, क्योंकि बच्चों रसिया से हमें तेल सस्ता मिल सकता है, रसिया से डिफेंस इक्विपमेंट सस्ता मिल सकता है, रसिया हमें हथियार सप्लाई करता है। आज भी हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में 60% वेपन्स रसिया से है। तो बच्चों, इसलिए आप देखो, IR रातों रात बदलने वाली चीज नहीं है। रसिया से हमारी दोस्ती लगातार चल रही है, क्योंकि रसिया को देखता है कि भारत जैसा बड़ा बाजार नहीं मिलेगा, और भारत को ऐसा लगता है रसिया जैसा दोस्त नहीं मिलेगा, और दोनों मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल है, अब यूक्रेन कमजोर राज्य है, या यूक्रेन ठीक है, लोकतांत्रिक है। अरे लोकतंत्र को लेकर क्या दोस्त करेंगे? लोकतंत्र को लेकर, लोकतंत्र को हनी थोड़े है देख चाटेंगे लोकतंत्र को लेकर। इसलिए अब देखो, मोदी जी की दोस्ती किससे है? UAE के प्रिंस से, पैसे वाला आदमी है। और इसलिए कई लोग कहते हैं फिलिस्तीन का समर्थन करो, फिलिस्तीन का समर्थन करो। क्यों करे भैया? विचारधारा के आधार पे, डेमोक्रेसी के आधार पे ना। इसलिए बच्चों,
90s के बाद पूरी दुनिया में ये विचार बढ़ा और इंडियन फॉरेन पॉलिसी में भी प्रैग्मेटिज्म आया। अब वो जमाना गया। यानी पहले रसिया की पहले रसिया की दोस्ती क्यों थी? समाजवादी है। आज रसिया की दोस्ती हमारे साथ इसलिए है कि हमारे लिए फायदेमंद है दोस्ती है। इसलिए जितने भी आप देखो इंटरेस्ट प्रैग्मेटिक। और कहा भी जाता है दोस्तों, बाजार में कोई विचारधारा नहीं चलती। विचारधारा कई बार मनगढ़ंत चलती है। अरे बाजार में विचारधारा थोड़ी चलती है बच्चों, जहां पैसा लगेगा वहां विचार उस काम कैसे चल जाएगा। और आज की दुनिया अर्थ प्रधान की दुनिया है। दैट इज अ वर्ल्ड डोमिनेटेड बाई जियो इकोनॉमी। तो ये याद रखना। इसलिए मेरे बच्चों, आपस में राधे राधे, आपस में बातचीत करना बंद करो, नहीं तो तुम लोगों पर मिसाइल गिरेगी। और वैसे जैसे यूक्रेन बर्बाद हो गया, अरे पावरफुल बनने की बात करो मेरे बच्चों। आपस में खुशबू का हाल पूछ रहे हो, श्वेता का हाल पूछ रहे हो। अरे पावर बनो, नहीं तो ऐसे जिंदगी भर फटफटाते रह जाओगे। न खुशबू मिलेगी न श्वेता मिलेगी, और अपोजिट भी नहीं होगा। सीख लो बच्चों आईआर पढ़ के, काम से काम रखो, पहले पावरफुल बनो। ऐसे सबके पीछे दौड़ते रहो, कोई पूछेगा नहीं। घर वाले मार के भगा देंगे, जाओ पढ़ तो लिया, नौकरी कर। इसलिए मेरे बच्चों समझ जाओ, आईआर पढ़ कुछ तो सीखो। प्यार मोहब्बत करने वाले लोगों का दुनिया इतिहास नहीं जानती। अरे मेरे बच्चों, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अकबर महान, सिकंदर, इसलिए थे तलवार से दुनिया बना दी। और आज भी जिसके पास लठ है उसी चलती है। प्यार मोहब्बत करने वालों को दुनिया कभी नाम लेती नहीं। अब बर्बाद होना हो, देवदास बनना हो तो बन लो। फिर हमें क्या करना है? मुझे तो पढ़ाना है, पढ़ा के भाई मुझे सही बात बता देनी है। बच्चे माने न माने, एक भी बच्चा मान लेगा तो हमारी बात जायज हो गई। हेलो हाय कर रहे हो क्लास में, ओ माय गॉड, ये क्या नादानी, हायर पढ़ के सब गलतियां कर रहे हो। दूसरी बात बच्चों, दूसरा आप याद रखना, कोल्ड वार के दौर में कहा जाता है कि जियो पॉलिटिक्स का बड़ा महत्व था, भू राजनीति। कोल्ड वार के दौर में जियो पॉलिटिक्स का महत्व था, भू राजनीति का। इसका मतलब है, अब देखो जियो पॉलिटिक्स बच्चों, भू और राजनीति यानी ज्योग्राफिकल फैक्टर कैसे पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं, जियो पॉलिटिक्स से। अब ज्योग्राफिकल फैक्टर कैसे प्रभावित करते हैं, और बच्चों देखो, ज्योग्राफी तो हमारे रंग रूप को प्रभावित करती है। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के आकार अलग अलग होते हैं। इसलिए 90 के दौर में कोल्ड वार की दुनिया थी जहां जियो पॉलिटिक्स का। अब भौगोलिक कारक क्या होंगे, यानी इंपैक्ट ओवर फॉरेन पॉलिसी। इसका इंपैक्ट ज्योग्राफिकल फैक्टर का। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या है भाई? देखो जियो पॉलिटिक्स क्या है कि भूभाग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भूभाग कैसा होना चाहिए, नदी किनारे का भूभाग कैसा होना चाहिए। अब पहाड़ के ऊपर भूभाग कैसा होना चाहिए, समुद्र। इसलिए आप देखोगे जियो पॉलिटिक्स है बफर स्टेट, लैंड लॉक स्टेट। तो पुराने जमाने में जमीन के लिए बड़ी लड़ाइयां होती थी। जमीन के लिए बड़ी लड़ाइयां होती थी क्योंकि दो महाशक्तियों के बीच स्थित एक बफर स्टेट, नेपाल भूटान। जियो पॉलिटिक्स दो महाशक्तियों के बीच में स्थित होगा, जैसे दो मोटे ताजे ट्रक के बीच में एक छोटी सी स्कूटर आ जाए। तो भारत और चाइना क्या है, महाबली है। एक रेव मिस्टीरियो, दूसरा जॉन सीना, उसके बीच में फंस गया राजपाल यादव। ये बफर स्टेट है। और लैंडलॉक स्टेट का मतलब है जिस राज्य का भूभाग समुद्र से नहीं मिलता। और बच्चों, समुद्र से नहीं मिलता तो आप याद रखो, ना मछली मिलेगी, ना व्यापार मिलेगा, ना सुरक्षा होगी। तो कहा जाता है, इसलिए आप देखोगे दुनिया में, इसे सियाचिन का महत्व क्या है, जियो पॉलिटिक्स। अब देखोगे कि नेपाल जिस भूभाग पे दावा कर रहा है उसका भौगोलिक महत्व बहुत ज्यादा है, फॉरेन पॉलिसी प्रभाव पड़ेगा। तो भाई फॉरेन यानी लोगों की कदकाठी भूभाग से प्रभावित होती है तो सरकार की नीति प्रभावित होगी। इसलिए आप देखोगे कोल्ड वार में जियो पॉलिटिक्स का महत्व बहुत ज्यादा था। लेकिन पोस्ट कोल्ड वार वर्ल्ड में क्या हुआ, अर्थव्यवस्था
इकोनॉमी, बाजार, निवेश, यानी इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, मार्केट, ये प्राइमरी फैक्टर हो गए। बच्चों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जियोपॉलिटिक्स खत्म हो गई, बल्कि इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी, मार्केट, ये सब प्राइमरी फैक्टर हो गए। और जियोपॉलिटिक्स का मतलब गांव के लोग देखो, गांव के लोग क्या कहते हैं, मौके की जमीन, यानी अगर आपके घर के तरफ आने का रास्ता दूसरे की जमीन से होके आ रहा है, अब समझ लो जब वो चाहे आपका रास्ता बंद कर देगा। जियोपॉलिटिक्स है ये। इसलिए लोग क्या कहते हैं, घर ऐसी जगह बनवाते हैं जहां रास्ता मिले। और जो लैंड लॉक होता है बेचारा भूटान जाने के लिए भारत पर निर्भर है। इसे देखा अफगानिस्तान की बड़ी समस्या है। अफगानिस्तान या तो पाकिस्तान होके निकले या ईरान होके निकले, ये जियोपॉलिटिक्स है। इसलिए आप देखोगे परंपरागत रूप में जमीनों के लिए बड़े झगड़े होते थे, लेकिन दुनिया बदली। अब बच्चों जमीन ही लेकर क्या करोगे, एटीएम, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, आज तो शेयर बाजार की दुनिया है। इसलिए आप देखोगे 1991 में इन्हीं चेंज के कारण इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या हुआ, यहां हमने समाजवाद की नीति अपना रखी थी, यहां क्या अपना लिया, उदारवाद। इसलिए मनमोहन सिंह ने क्या नीति अपनाया, उदारीकरण, बाजारीकरण। और उदारीकरण बाजारीकरण नीति अपनाओगे बच्चों, अब हमें क्या, निवेश चाहिए, हमारा निर्यात बाहर की दुनिया में हमें वो चाहिए। इसलिए जैसे जैसे उदारीकरण, निजीकरण अपनाते गए हम, भारत का आकार बाजार के रूप में बढ़ने लगा। और बच्चों जरा सोच के देखो, जैसे हमारा आकार बाजार के रूप में बढ़ा, तभी से पूरी दुनिया का हमारा महत्व बढ़ने लगा। आज की दुनिया में किसी को भी भारतीय बाजार की आवश्यकता है। 91 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, सोशलिज्म वाली। 91 के पहले हमारी अर्थव्यवस्था में समाजवाद का बड़ा प्रभाव था। लेकिन अब देखोगे 91 के बाद क्या हुआ, जैसे बाजार इकोनॉमी को हमने इंपॉर्टेंस दिया, भारत एक बड़े बाजार के रूप में रहा। और आज के रूप में देखोगे दुनिया हथियारों का सबसे बड़ा बाजार इंडिया, सबसे बड़ा डिफेंस का मार्केट इंडिया, सबसे बड़ा मोबाइल का मार्केट इंडिया, सबसे बड़ा स्टूडेंट मार्केट इंडिया, सबसे बड़ा यूट्यूब का मार्केट इंडिया, सबसे बड़ा कार का बाजार इंडिया, सबसे बड़ा फ्रिज का बाजार, टीवी का बाजार, यानी मार्केट। अब सवाल इसीलिए अमेरिका कह रहा है कि भाई हमारे हथियार ले लो, रसिया कह रहा है हमारे हथियार ले लो। इसलिए बच्चों ऐसा नहीं दुनिया का दिल बदल गया हमारे प्रति, हमारे पर दुनिया का दिल नहीं बदला है, दुनिया का अप्रोच वैसा ही रहा है। अब ये तो जब हम, इसलिए याद रखो, जब अपने पावरफुल बने होगे दुनिया आपके पीछे चलेगी। इसे कनाडा, अभी हमने ठास के कनाडा को रख दिया, कनाडा बहुत चूचेपड़ कर रहा था, हमको चुप, बेकार की बात करता है। फिनलैंड, स्वीडन, अरे अमेरिका की आबादी 30 करोड़ है बच्चों। अमेरिका तो उत्तर प्रदेश बिहार को मिला दिया, जो पार नहीं पाएगा। इतना बड़ा बाजार है, पूरी दुनिया इस बाजार को लेना चाहती है। इसलिए हमारा एक राइज महाशक्ति रूप में बढ़ना शुरू हुआ। अरे बच्चों भारत का हुआ पहले से बड़ा था। इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। हमारा बाजार पहले से बड़ा था, हम दुनिया की बड़ी सभ्यता पहले से थे, लेकिन मिसिंग क्या था, बाजार। इसलिए अब यूएई क्यों बार बार आना चाहता है, तेल बेचने। इसलिए मेरे बच्चों यूएई, सऊदी अरेबिया, सबका अप्रोच इंडिया के ऊपर चेंज हो गया। पहले सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का समर्थन करता था, बस ध्यान सुनो बच्चों, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान के पास और कोई विचारधारा होती नहीं। पाकिस्तान जिन भी देशों के साथ मिलता है बस कहता है भाई हम भी इस्लामी, तुम भी इस्लामी। यूएई ने कहा चुप कर, एक पौवा तेल खरीद नहीं सकता, हम भी इस्लामी, तुम भी इस्लामी। अरे धर्म से चलेगा मामला, इकोनॉमी से। इसलिए बच्चों आज के डेट में यूएई, सऊदी अरेबिया या भारत के बाजार के प्रति आकर्षित है। इसलिए ऐसा नहीं कि यूएई अचानक इंडिया का सपोर्ट करने लगा, ये दोस्तों बढ़ता हुआ बाजार है, ये बढ़ता हुआ बाजार है। और जब बाजार बढ़ेगा तो आज पूरी दुनिया यूएई कह रहा है हमारा तेल ले लो यार, रसिया से तेल ले रहे हैं, तो सऊदी अरेबिया कह रहा भाई हमारा तेल कब लोगे, ईरान कह रहा भाई ये बताओ हमसे कब तेल खरीदोगे। हमने कहा भाई एक ही दिल है, किसको किसको दे दें। तो लोगों का दिल मत दो, बाजार दो। हमने कहा बाजार भी छोटा ही है, कहां कहां से तेल मंगाए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है।
इसलिए मेरे बच्चों, अब देखो बाजार के हिसाब से चीजें बढ़ने लगी, बाजार के हिसाब से चीज बढ़ने लगी, इकोनॉमी धंधना के बढ़ी, उसके बाद सब लोग इधर आगे बढ़ने लगे। अब सवाल ये है, अब सवाल मेरे बच्चों ये है, आज की डेट में यही बात, इसे 91 के बाद आप देखो फॉरेन पॉलिसी में इसी ट्रेंड पर आगे बढ़ रहे हैं। आई स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, यानी ये जो बाजार उदारीकरण जैसे हमने अपनाया, इंडिया आज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई बच्चों। अब इंडिया ने स्लोगन विकसित भारत, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, सॉरी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है, थर्ड लार्जेस्ट का टारगेट है। यानी अब जरा सोच के देखो, हमने एम्बिशन बदल दिया, क्योंकि बच्चों अगर जेब में ठंडी नहीं रहेगा नेतागिरी नहीं चलेगी। गुट निरपेक्षता कहते जाओ, गुट निरपेक्षता से फॉरेन पॉलिसी चल जाएगी। आप ऐसे लेके दौड़ो, अच्छा पूरे गांव में, अरे मेरे बच्चों पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करने कौन सा तरीका है? क्या करके दौड़ोगे? मैं गांव का बड़ा अच्छा बच्चा हूं, गांव में शांति लाना चाहता हूं, ये क्या गांव वालों को इकट्ठा करोगे, या सीधे 100-200 रुपए दे दो, कुछ पन्नी पिला दो, किसी को मुर्गा खिला दो, पूरा पूरा बाजार आपके साथ घूमेगा। नेता देख रहे हो कैसे पैसे चल दे दे के वोट ले लेते हैं, और हमारे बच्चे बाजार में लाते हैं, हालचाल पूछ रहे हैं। ये याद रखना बच्चों, इसलिए हमने फॉरेन पॉलिसी बदल दी, मामला दंदना के आगे बढ़ा। अब तो आप देख रहे हो कि हम सोच रहे हैं कि भारत दुनिया का बाजार हो जाए, हमारा टारगेट ये है विकसित देश बने, और हमारे पास वो क्षमता भी है, क्या युवाओं की जनसंख्या। तीसरी बात देखो बच्चों, शीत युद्ध के दौरान में हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करते थे, और हमने कह रखा था भाई देखो, अब शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करें तो हथियार क्या लें, हमने सोचा था हथियार क्या लें। तो यहां पे आप देखोगे हमारी फॉरेन पॉलिसी में परमाणु हथियार या परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोग की बात की गई, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो हमने यहां पे क्या किया, तो देखो, तो इसका मतलब है कि कोल्ड वॉर में हमने क्या किया, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी की बात की। तो पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब है कि, इसका मतलब है कि हम हथियार नहीं बनाएंगे, हम दुनिया में शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। और बात मैं यही कह रहा था, यूपी में वादा के बच्चे कोई होंगे। अब जरा देखो, अरे मेरे बच्चों, बाधा में हर घर में बंदूक है, और कोल्ड वॉर के समय दुनिया बाधा जैसी ही थी। चाइना यहां तक कि चाइना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, दुनिया न्यूक्लियर विवरण बढ़ाई जा रही थी, और हम कोल्ड वॉर में क्या सोच रहे थे, दुनिया शांतिपूर्ण रहे। इसीलिए जरा सोच के देखो, गांव में जिसके पास बंदूक है और आप जाकर कहो अरे ओम शांति ओम शांति, अरे बंदूक सब छोड़ो, प्यार से रहो, कोई छोड़ेगा बच्चों? इसलिए नेहरू कह रहे थे दुनिया परमाणु हथियार से मुक्त हो जाए, हम परमाणु हथियार खत्म कर देंगे। ऐसा तो हुआ नहीं। ये ठीक वैसी बात है जैसे हम कहेंगे राम राज्य आ जाएगा, हम बहुत अच्छे हो जाए राम राज्य आ जाएगा। अरे हमारे कहने से राम राज्य आ जाएगा? तो बच्चों याद रखना। और 74 में इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण किया। इंदिरा गांधी से पूछा गया ये क्या करोगे, क्या शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण। उनसे पूछा गया शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण का मतलब क्या होता है, उनका मतलब शांतिपूर्ण का मतलब ऐसे ही कि बम नहीं बनाएंगे, अनुसंधान वर्ग कर लेंगे। होगा ओ, लेकिन दोस्तों याद रखना, 90s बाद हमारी कंडीशन पहले भी चेंज थी अभी भी, क्योंकि बच्चों 90s के बाद क्या हुआ, हमने 1998 में परमाणु बम का टेस्ट किया, एकदम धमाका कर दिया दुनिया में। इन 1998 इंडिया वेन फॉर न्यूक्लियर टेस्टिंग।
a nuclear, और इसलिए दोस्तों इट वॉज ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1998 में। और याद रखना चेंजेस है फॉरेन पॉलिसी में। आप देखोगे विचारधारा वाली नीति प्रैग्मेटिक हो गई, समाजवादी नीति उदारीकरण की हो गई। इन सबको पॉइंट नोट कर लेना बच्चे, और यही तो आज भी चल रहा है। ये सच मानो फॉरेन पॉलिसी में यही टेंडेंसी आज तक चल रही है। इसे 91 एक माइलस्टोन है। तो 98 में परमाणु परीक्षण हमने किया। क्यों परमाणु परीक्षण किया? अब आवाज आ रही है? ठीक है। तो 1998 में हमने परमाणु परीक्षण किया। तो बच्चों क्योंकि वाई इट वॉज अ डिफरेंट कंडीशन। ये कंडीशन बिल्कुल दुनिया की अलग कंडीशन थी। क्यों? क्योंकि ध्यान रखने की बात यह है कि 1998 में, अरे बच्चों, जो हमारा दोस्त था सोवियत संघ, वो डिसइंटीग्रेट कर गया 91 में। अब सोवियत संघ का सक्सेसर रसिया, सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी है रसिया। अब सवाल यह है कि रसिया तो और थोड़ा अमेरिका के पास जाने लगा। आज रसिया भले अमेरिका से तनातनी हो गई है, लेकिन 91 के बाद तो आप देखोगे रसिया कंडीशन बदली और रसिया भी कमज़ोर हो गया। 91 के बाद 98 में रसिया इतना पावरफुल नहीं था कि हमें कॉपरेशन कर दे। और दूसरा अमेरिका, आप जानते हो अंकल सैम, अमेरिका हमेशा दरोगा वाली बात करते हैं। अमेरिका ने कहा कि भारत ऐसा है, तुम परमाणु हथियार हटा दो, परमाणु सामग्री हटा दो। हमने कहा क्यों हटा दें भाई? हमने क्यों हटा दें? हमने कहा इसलिए दुनिया में शांति फैलानी है। हमने कहा हमने शांति कोई गारंटी ले रखी है? कमाल की बात है। अरे मेरे बच्चों, चाइना और पाकिस्तान हमारे बगल में बम लेके बैठे हुए हैं। बात ध्यान सुनने की बच्चों, 98 में हमने पहले परमाणु परीक्षण किया, लेकिन सच में पाकिस्तान पाकिस्तान के ने परमाणु बम पहले बना लिया था। नहीं तो ऐसा क्या था कि हमने परमाणु परीक्षण किया और पाकिस्तान ने तत्काल परमाणु परीक्षण कर दिया। अब जरा सोच के देखो, चाइना की दुश्मनी, पाकिस्तान हमसे दुश्मनी की बात कर रहा है, और उतने पर हम शांति की बात कर दें और हम ये कह दें दुनिया से परमाणु हथियार खत्म कर देंगे। ये बच्चों रोमांसिज्म होगा, जो सही बात नहीं होगी। इससे दुनिया चलेगी नहीं। ये दुनिया के लिए ये बात ठीक नहीं है। इसलिए हमने कहा भाई देखो, इसका मतलब है आज भी जो कंडीशन है, यानी जरा सोच के देखो, इंडिया इज फेसिंग अ यूनिक थ्रेट। हम एक ऐसा खतरा झेल रहे हैं, सच मानो कि वो दुनिया में भाई दो हमारे पड़ोसी हैं, दोनों के साथ हमारा झगड़ा है, दोनों के पास परमाणु बम है। और ऐसे कंडीशन में हम ये कह दें, आवाज में प्रॉब्लम आ रही है? तो ऐसे अब ऐसे कंडीशन में ये कह दे कि अगर हम परमाणु हथियार नहीं करेंगे, अरे बच्चों 98 के बाद क्या हमारे पास ऑप्शन था? पहला, अमेरिका के पीछे चल दे और जापान साउथ कोरिया जैसे राज्यों की सहायता, राज्यों जरा हो जाए भाई अंकल से आप हमारी सहायता कर दो। दूसरा है तो हम करें ऐसा काम कि गांधी बाबा के रास्ते पे चल जाएं, परमाणु हथियार को खत्म कर दे। और तीसरा रास्ता ये था, इवेंट फॉर न्यूक्लियर टेस्टिंग, और हम परमाणु परीक्षण करें और जो भी हमारे तरफ प्रतिबंध होगा वो हम देखेंगे। और ऐसा हमने किया बच्चों। इट वॉज अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड। तो बच्चे की वॉइस सही नहीं आ रही है।
देख लो आवाज ठीक है, ठीक है तो करेंगे, वॉइस मुझे लगता है ठीक है। तो बच्चों अभी 10 बजे तक आज क्लास रहेगी, और कल से आपकी क्लास रहेगी 9:30 और 10:30। तो कल से 9:30 से 10:30 क्लास आपकी रहेगी। तो यहाँ पे देखो, तो न्यूक्लियर टेस्टिंग हमने किया, इट वॉज अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अच्छा याद रखना, इसी समय गुजराल डॉक्ट्रिन भी आया था 96 में, लेकिन हम पड़ोसी के साथ को अलग देख लेंगे। गुजराल सिद्धांत को पड़ोसी के साथ हम अलग देखेंगे, पड़ोस के साथ अलग देख लेंगे। तो ये अपने आप देखो मेजर चेंजेस थे। और मेजर चेंजेस क्या थे दोस्तों? मेजर चेंज ये था 90s के बाद, 91 के बाद, अगर इस बात को इस तरीके से देखें, नाइनटीन 47 से लेकर 1990 तक। अब देखो, अगर इस बात को जरा देखो, तो हम क्या थे? एक उपनिवेशवादी देश थे, उत्तर उपनिवेशवादी, पोस्ट कॉलोनियल नेशन। हमने क्या अपनी पहचान बना रखी थी? अ लीडर ऑफ डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देशों का नेता। अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। तो हमने अपनी एक पहचान बना रखी थी कि 90s के पहले विकासशील देशों का नेता, ये हमारी पहचान थी। अगर देख लो बच्चों, अब वॉइस देख लो यार, कैसे प्रॉब्लम आ रही है, अभी प्रॉब्लम आ रही है। आवाज सुनाई नहीं दे रही है? कोई कोई कई बच्चे कह रहे हैं आवाज सुनाई दे रही है, कई बच्चे कह रहे हैं नहीं सुनाई दे रही है। तो बताओ क्या है बच्चों? क्लियर है, बहुत स्लो है? अरे कहीं अगर सुन लो बच्चों तो अगर, अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा आज देख लो, फिर कल से, कल मॉर्निंग रहेगा तो कई बार शाम को स्टाफ भी नहीं रहता। तो कहने का मतलब है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में 90s के बाद क्या हुआ? 91 के बाद अगर आप देखोगे, इन पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड, तो एक बड़ा चेंज आया। अब हमने विकासशील देश में देखो, विकासशील देश के साथ आज भी हमारा रिलेशन है, विकासशील देश के साथ रिलेशन तो ही है, लेकिन एक बड़ा चेंज ये आया। अब हम क्या कर रहे हैं? नाउ इंडिया वांट टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ मेजर पावर। अब हम कह रहे हैं भैया हम महाशक्ति हैं। तो वी आर क्लेमिंग फॉर स्टेटस ऑफ अ मेजर पावर। वी आर क्लेमिंग फॉर द स्टेटस ऑफ मेजर पावर। तो बच्चों, अब हम महाशक्ति का दावा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है कि, अब देखो जरा सोच के देखो, विकासशील देश जब आज़ाद हुए थे, तो विकासशील की बात कहें, साउंड बार बार कहीं स्लो आ रही है। अच्छा, क्या ऐसा करो कि कल ही सुबह रख लेते हैं क्लास, क्या है?
आवाज आ रही है? अब देखो, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? तो अच्छा देखो, तो इसका मतलब है कोल्ड वॉर में क्या था? विकासशील देशों का नेता। विकासशील देशों का नेता आप जानते हो, रवांडा, बुरुंडी, हैती, वस्तुओं फिलिस्तीन, इन सब के हम नेता थे। इसका मतलब जितने फुक्कड़ ब्रिगेड थी, जितने फुक्कड़ थे गाँव के, जितने सब बेरोजगार थे, सब के नेता हम थे। तो बच्चों याद रखो, सवाल यह है कि गरीबों का नेता बनने में अच्छी बात तो लगती है, लेकिन पता चला हमें कुछ मिला कि नहीं मिला। और आप कहोगे इसका मतलब आज हम विकासशील देशों के साथ नहीं बच्चों हैं, लेकिन आप देखोगे आज हम महाशक्ति का दावा, वी वांट टू क्लेम ए मेजर पावर। और दोस्तों वैसे भी है, जरा सोच के देखो, टेरिटरी के रूप में, भूभाग के रूप में, इकोनॉमी के रूप में, सैनिक ताकत के रूप में, और दुनिया में यूनाइटेड नेशन मेंबर 193 हैं। इस 193 में इंडिया टॉप 5 में आता है सैनिक रूप में। जनसंख्या में दोस्तों हम टॉप कर गए हैं। जनसंख्या में तो कोई बाजार दुनिया का सबसे बड़ा है। टेक्नोलॉजिकली, स्पेस इंडस्ट्री, साइंस टेक्नोलॉजी, अब जरा सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। कोविड-19 के समय जिस तरीके से हमने पूरी दुनिया को, चाइना ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। चाइना ने कोरोना दिया और हमने वैक्सीनेशन दिया। जरा सोच के देखो, चाइना कंडीशन में तो हमने दुनिया का भला किया। इसलिए अब हमने मेजर पावर की बात की है। मतलब दोस्तों देखो, मेजर पावर का मतलब है, यानी 90s के पहले इंडिया बेरोजगार छात्र की तरह था, जो जिंदाबाद मुर्दाबाद विकासशील देशों की बात करता था। लेकिन इधर क्या हुआ? अब इधर हम सेलेक्ट हो गए। अब इधर सेलेक्टेड के बाद, उसके बाद तो महाशक्ति की बात आ गई। इसके बाद महाशक्ति की बात आ गई। तभी आप देखोगे, पहले दोस्तों, पहले हम किसके किसके मेंबर रहते थे? गुट निरपेक्षता। आज भी मेंबर हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें न्याय वगैरह की बात बहुत होती थी। और एक खास बात है कि अब क्या हो रहा है, अब मेरे बच्चों क्या हो रहा है, इंडिया क्वाड का मेंबर है। इंडिया को G7 में बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है, G7 की बैठक में आमंत्रित किया जाता है। G7, इंडिया, अभी G20 की बैठक नई दिल्ली में हुई है, G20 का पार्ट इंडिया है। जरा सोच के देखो, इस तरीके से अब हम ऐसे बड़े बड़े, अब हम कह रहे हैं भाई कि इंडिया वांट टू बिकम द मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अब ऐसा ना, ये छोड़ दो आज के लिए क्लास, फिर कल करते हैं, ठीक है? छोड़ दो आज, कल क्लास से करते हैं, छोड़ देंगे क्या? 9:30 कल रख लेते हैं, ठीक है? मैसेज कर दो 9:30 मॉर्निंग से। आज के लिए इतना ही बच्चों, क्लास कल ठीक हो जाएगी 9:30 मॉर्निंग से। चलो, 9:30 से मॉर्निंग में आप क्लास रहेगी, तो ठीक है सर फिर।